हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको आपके सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आ गई हूं, जो कि हमारा चल रहा है 8th क्लास का। आप मेरी क्लासेस पर विज़िट कीजिए और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं अपने टॉपिक को। चलिए, अब हम देख लेते हैं। हमारा नया टॉपिक है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। देख लेते हैं। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। ये तो आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है सिर्फ। अपनी क्षेत्रीय अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। आगे देख लेते हैं। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? ये आपके पढ़ने के लिए नहीं है। जो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊंगी। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप के से कम हो जाता है। जल क्या करता है? जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को हम देखते हैं। ईंधन, वायु और ऊष्मा। ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु वायु की जरूरत होती है ऑक्सीजन के लिए, और ऊष्मा के लिए ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब 2 चीज़ों को आप हटा सकते हैं तो आग को नियंत्रित हम कर सकते हैं। आग बुझाने वाले का कार्य है वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या शॉर्ट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, पढ़ते हैं इसके बारे में। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। मतलब कि अगर पेट्रोल वगैरह में आग लग जाए तो क्या करेंगे? हम बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। ठीक है, जो विद्युत उपकरणों में आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, ये देखते हैं। उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। जो सिलेंडर आपको दिख रहा है इसमें भरी जाती है। एलपीजी किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के ऊपर का भारी मात्रा में छिड़काव है। ठीक है, किन किन का? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इनका जो पाउडर होगा उसको भारी मात्रा में हम छिड़काव कर देंगे। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग बुझ जाती है। अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तिली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। अब इसके लिए सावधानी क्या है, सावधानी पढ़ लेते हैं। सावधानी है, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता की सहायता के लिए कहिए। ठीक है,
खुद नहीं करना है, अपने पेरेंट्स की सहायता लेनी है इसके लिए। गैस स्टोव की घुंडी घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। ये दहन कैसा होता है? तीव्र दहन होता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे सतह दहन बोलते हैं। आई होप दोनों चीज़ें याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। जो एक साथ क्या करता है, तीव्र गति से जलने लगता है, उसे तीव्र दहन बोलते हैं। जो अचानक से अपने आप जल जाता है, उसे सतह दहन बोलते हैं। और देखते हैं आगे। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो तीनों प्रकार की हम दहन को पढ़ चुके हैं, सतह दहन और तीव्र दहन और विस्फोट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ज्वाला। ज्वाला के बारे में पढ़ते हैं। एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? नहीं, इसे तो बता ही नहीं सकते। अब हम आगे देख लेते हैं। दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ। ये हमारे पास पदार्थ हैं, ये ज्वाला देते हैं या ज्वाला नहीं देते हैं, देखते हैं अभी हम। देखो, मोमबत्ती और रसोई के स्टोव की ज्वालाएं इस तरह की होती हैं। मिट्टी के तेल के लैंप और मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वाला जो होती है इस तरह की होती है। अब ज्वाला की संरचना देख लेते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की आकस्मिक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? देखो, इस तरह से, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, इस तरह से। यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। ओके, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। ओके, इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 4.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। क्या देखते हैं? इस तरह से क्या होता है, कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। इस तरह से देखो, ये तांबे का तार है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्ततप्त हो जाता है। यह क्या दर्शाता है? ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र पर ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं यह हमें देखना है। धातु की फूकनी से फूकना सुनार, इस तरह से, क्योंकि ज्वाला जो होती है ना वो अच्छे से आगे ग्रोथ करती है, आग देती है। नेक्स्ट क्या है? अब हम ईंधन क्या है, ईंधन पढ़ लेते हैं। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ये क्या हैं? ईंधन होते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है
यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकता पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ठीक है, कौन से ईंधन होते हैं हमें देखना है। आपने देखा होगा आपके आसपास है, लकड़ी हो या फिर उपले बोलते हैं जिन्हें, जो गोबर के बनते हैं, वो भी सस्ते ही होते हैं। ईंधन की जो दक्षता होती हैं उन्हें देख लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मीयमान। जो दहन से जो जलाने के बाद जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। देखो, आपको ईंधन है उनके ऊष्मीयमान दिए हुए हैं कि गोबर का कितना होता है, लकड़ी का कितना होता है, कोयला का कितना होता है, सभी के ये ऊष्मीयमान हैं। आगे पढ़ लेते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। जब हम ईंधन को पूरा नहीं जलाते हैं, आधा ही रहने देते हैं, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इससे। ठीक है, वो कौन सी गैस है जिससे मृत्यु हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे पढ़ लेते हैं। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? दमघोटू गैस होती है। और संचारण, ये आपके लिए क्वेश्चन आ भी जाता है। दमघोटू गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो कोयला और डीजल के दहन से निकलती और संचारण गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। इसे अम्ल वर्षा बोलते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। अम्ल वर्षा जो होती है फसलों के लिए बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। कैसा ईंधन है? सीएनजी एक अति स्वच्छ ईंधन है। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।